हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन समझेंगे इस वीडियो में जनवरी मंथ का थर्ड वीक का करंट अफेयर्स। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड वीक कंप्लीट हो चुका है, तो समझते हैं। देखो, महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व भारत का ऐसा पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। ठीक है, डार्क स्काई पार्क क्या है अपन अभी समझते हैं। ठीक, तो ये महाराष्ट्र का पेंच टाइगर रिजर्व है। इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश पेंच टाइगर रिजर्व, और कुछ हिस्सा इसका महाराष्ट्र में आता है। तो ये भारत का पहला, ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बन गया है। तो समझते हैं, देखो क्या है। महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क, और एशिया में इसका जो नंबर है वो 5वें स्थान पर है। ठीक है, मतलब एशिया का 5वां और भारत का पहला ऐसा पार्क के रूप में से चिन्हित किया गया है। ठीक है, अंधेरे प्रकाश की सुरक्षा और प्रकाश प्रदूषण, मेनली लाइट जो पॉल्यूशन होता है उसको रोकने के लिए इसे डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो लाइट प्रदूषण को रोकने के लिए ये पहल की गई है। ठीक, इससे क्या हुआ है, इससे यह सुविधा खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के लिए आदर्श बन गई है। ठीक है, जो लाइट पॉल्यूशन को रोकने के लिए डार्क स्काई पार्क बनाया गया है वो। ठीक है, अब देखो ये क्या है, प्रकाश प्रदूषण का बढ़ता वैश्विक खतरा, यानी कि लाइट पॉल्यूशन का जो वैश्विक खतरा बढ़ रहा है, इस अमूल्य संसाधन के लिए एक बड़ा खतरा है, यानी कि जो टाइगर रिजर्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है ये। ठीक है, नेशनल पार्क वगैरह उनके लिए, तो वही चीज़ है इसमें। तो डार्क स्काई रिजर्व या प्रिजर्व एक ऐसा क्षेत्र होता है जो आमतौर पर एक पार्क या वेधशाला के आसपास होता है, जो कृत्रिम प्रकाश, ठीक है, आर्टिफिशियल जो लाइट होती है, ठीक है, उस प्रदूषण को प्रतिबंधित करता है, डार्क स्काई प्रिजर्व। ठीक है, तो ये याद रखना। और डार्क स्काई का उद्देश्य आमतौर पर खगोल विज्ञान को बढ़ावा देना। ठीक है, तो डार्क स्काई का मेनली जो पर्पज है या जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य यही है कि जो लाइट पॉल्यूशन है, ठीक, उसको कम करना। ठीक है, उससे बचाना, टाइगर रिजर्व जो रहते हैं नेशनल पार्क। ठीक, तो ये याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये भारत का पहला डार्क स्काई पार्क बनेगा है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या है, भारतीय और थाई सेना, यानी कि भारत की और थाईलैंड की नौसेना ने पहला द्विपक्षीय अभ्यास, अभ्यास का नाम यानी कि एक्सरसाइज का नाम याद रखना, एक्स अयोध्या। ठीक, एक्स अयोध्या में भाग लिया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि एक्स अयोध्या किन दो देशों के बीच है, तो भारत और थाईलैंड देशों के बीच की एक्सरसाइज है। ठीक है, भारतीय नौसेना, ठीक, और नौसेना की है ये, भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी, रॉयल थाई नेवी ने द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयोध्या का पहला संस्करण आयोजित किया है। ठीक है, एक्स अयोध्या दो सबसे पुराने शहरों, भारत में अयोध्या और थाईलैंड में अयोध्या, के महत्व का प्रतीक है। ठीक है, तो ये दो शहर लिए गए, इंडिया का अयोध्या और थाईलैंड का अयोध्या। ठीक, ऐतिहासिक विरासत, समृद्धि, सांस्कृतिक संबंध और साझा ऐतिहासिक आख्यान दोनों शहरों के बीच संबंध दर्शाते हैं। तो अपन को मेनली याद रखना कि एक्स अयोध्या किन दो देशों के बीच में, तो भारत और थाईलैंड, और नौसेना की एक्सरसाइज है। ठीक, और ये पहली एक्सरसाइज है इन्होंने स्टार्ट की है भारत थाईलैंड ने, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, आगे देखो, अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोन मेसी, इनको क्या है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी है 2023 का जो अवार्ड मिला है, याद रखना, लियोन मेसी को मिला है, अर्जेंटीना के, याद रखना। ठीक है, इनको 2022 में भी मिला था, और 2023 में भी मिला है, और 19 में भी मिला था इनको। ठीक है, तो पिछले 4 साल में यह तीसरी बार है जब मेसी ने यह अवार्ड जीता है, यानी कि, ठीक है, जो फीफा का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अवार्ड होता है वो। ठीक, तो नाम याद रखना। और जो स्पेन की स्ट्राइकर है एटाना वोनामती, ठीक, उनको सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का अवार्ड। ठीक, पुरुष में लियोन मेसी, और महिला में याद रखना एटाना वोनामती। ठीक है, उनको सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है, महिला का। ठीक, ये दोनों नाम इंपोर्टेंट है, याद रखना। आगे देखो, देखो मैंने बताया सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी लियोन मेसी, ठीक, और महिला खिलाड़ी कौन सी है सर्वश्रेष्ठ, तो एटाना वोनामती। ठीक, तो ये तो दो याद रखने ही रखने। और गोल कीपर की बात करते हैं तो गोलकीपर याद रख लो, ठीक, एडरसन। ठीक है, तो याद रख लेना। तो ये दो तीन नाम याद रखना, ठीक, क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे देखो, आगे है कारवी युवा महोत्सव स्वर्ण जयंती समारोह में राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू जी ने भाग लिया है। ठीक है, अब कारगिल युवा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, क्या है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, कल्चरल से रिलेट करके करंट से क्वेश्चन बन जाएगा। तो 17 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति मुर्मू ने असम के दीफू में, तो ये कहाँ का ये उत्सव है, कहाँ का महोत्सव है ये, तो कारगिल युवा महोत्सव जो वो है असम का है। तो सीधा सीधा ऐसे याद रखना किस राज्य का है, तो असम का है। ठीक है, असम के दीफू में कारगिल आंगलोंग जिला मुख्यालय में कारगिल महोत्सव के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, कारगिल युवा महोत्सव पूर्वोत्तर भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जातीय त्योहार है। ठीक है, याद रखना यह महोत्सव कारगिल आंगलोंग स्वायत्तता परिषद और क्षेत्र में रहने वाले अन्य जातीय समुदायों द्वारा मनाया जाता है। ठीक, तो वहाँ के जो लोकल एरिया है आंगलोंग बोलते हैं। ठीक है, आंगलोंग जिला मुख्यालय। इस वर्ष कारगिल युवा महोत्सव की स्वर्ण जयंती मनाने के लिए वार्षिक कार्यक्रम की अवधि सामान्य 5 दिनों से बढ़ाकर 8 दिन कर दी गई। ठीक है, 5 दिन मनाया जाता है लेकिन इस बार 8 दिन का कर दिया। तो अपन को मेनली याद क्या रखना कि कारगिल युवा महोत्सव यानी कारगिल जो उत्सव है, कारगिल युवा उत्सव, वो किस राज्य का है, तो ये याद रखना असम, क्योंकि असम के यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं, ठीक है, असम हो, मेघालय हो, नागालैंड, तो वहाँ के जितने भी महोत्सव होते हैं या उत्सव होते हैं वो इम्पोर्टेंट हो ही जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखना। आगे देखो, आगे भारतीय सेना ने एक संपूर्ण सुरक्षित मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र संभव विकसित किया है। ठीक, तो संभव क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र मोबाइल ऐप है। ठीक, और किसने इसे लॉन्च किया है, तो भारतीय सेना से। दो क्वेश्चन तो यही हो गए। ठीक, तो संभव किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो भारतीय सेना के द्वारा संभव ऐप लॉन्च किया गया है। संभव एक संपूर्ण सुरक्षित मोबाइल पारिस्थितिकी तंत्र भारतीय सेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। ठीक, अब संभव का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। संभव का फुल फॉर्म है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। ठीक है, इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी अत्याधुनिक समकालीन 5G तकनीक पर काम करता है। ठीक है, इसे शिक्षा और उद्योग के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के सहयोग से विकसित किया गया है। इसे रक्षा में आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप विकसित किया गया है। ठीक, तो मेनली अपन को याद क्या रखना है कि संभव जो मोबाइल ऐप है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो भारतीय सेना के द्वारा किया गया। किससे रिलेटेड है, तो पारिस्थितिकी तंत्र से। ठीक है, इकोसिस्टम से रिलेटेड है, याद रखना, इतने 2 पॉइंट याद रखना। ठीक, आगे देखो 2024 की सैन्य ताकत रैंकिंग में, ठीक है, अमेरिका सबसे शक्तिशाली और भारत का जो स्थान मिला है वो है 4था स्थान। ठीक, तो याद रखना। तो ग्लोबल जो फायर पावर रैंकिंग आई है, ठीक है, 2024 की, उसके अनुसार भारत ने विश्व स्तर पर चौथी सबसे मजबूत सेना के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। यानी कि चौथी मजबूत सेना किसकी है, भारत की। ये इंडेक्स आया फायर पावर इंडेक्स। ठीक है, तो याद रखना 2023 के जो इंडेक्स थे इंपोर्टेंट मैंने वो करवा दिए, ठीक, एक वीडियो में। तो ये 24 के हैं, तो इनको भी साथ में अपन याद करते चलेंगे। ठीक है, आगे देखो रैंकिंग में संयुक्त राज्य अमेरिका को सबसे शक्तिशाली सेना, ठीक है, यूएसए की सबसे शक्तिशाली, उसके बाद है रूस और उसके बाद है चीन, फिर उसके बाद इंडिया। ठीक है, भारत का चौथे स्थान है इसमें। ग्लोबल फायर पावर की 2024 में सैन्य शक्ति रैंकिंग के लिए कुल 145 देश, ये अपन को याद नहीं रखना कुछ ज़्यादा, लेकिन ये याद रख सकते हैं अपन कि सूची में शामिल 145 देशों में भूटान के पास सबसे कम शक्तिशाली सेना है। ठीक है, इसके बाद मोल्दोवा और सूरीनाम है। ठीक, तो भूटान सबसे कम शक्तिशाली या उसके पास कम सेना है, और सबसे अधिक शक्तिशाली अमेरिका। ठीक, तो याद रखना, भारत का स्थान याद रखना, और 3 जो टॉप के उनको भी याद रखना, अमेरिका, रूस और चाइना। ठीक है, आगे देखो गुट निरपेक्ष आंदोलन, ठीक, NAM, ठीक, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक, इसका जो 19वां शिखर सम्मेलन है 19 जनवरी को 2024 को युगांडा के कंपाला में शुरू हुआ है। ठीक है, तो युगांडा के कंपाला में नाम का शिखर सम्मेलन हुआ है। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो याद रखना कहाँ पर हुआ, सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं, मतलब जो भारत की तरफ से गए हैं वो कौन है, एस जयशंकर। ठीक है, विदेश मंत्री। तो याद रखना ये। अब नाम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं अपन। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसकी अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि से उभरी थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध कंप्लीट हो चुका था, ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ था विश्व में पूरे में कि अब कौन
देश किसके पक्ष में जाए? दो गुटों में, एक यूएसए था, अमेरिका, और एक था रूस, यानी कि सोवियत रूस। उस टाइम पे सोवियत रूस बोलते थे उसे, यूएसएसआर। ठीक। तो बहुत से देशों ने क्या यूएसएसआर के साथ हो गए, बहुत से लोग क्या, बहुत से देश क्या हो गए यूएसए के साथ हो गए, अमेरिका के साथ। मतलब कुछ देश ना इसमें जाना चाहते थे ना उसमें जाना चाहते थे। ठीक है, तो उसी के लिए एक गुट बनाया गया था, गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी कि नाम। ठीक। जो ना अमेरिका का साथ जाना चाहते थे, जो ना ही रूस के साथ। ठीक है, तो वो ही है। तो यूगोस्लाविया, मिस्र, भारत, घना और इंडोनेशिया के नेता लगभग, ठीक है, लगभग 20 देश में उन्होंने 1955 में बांडुंग सम्मेलन में सिद्धांतों पर सहमत हुए। ठीक। तो एक सम्मेलन हुआ था बांडुंग में 1955 में, उसी के तहत ये नाम का, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन है, उसका उद्भव हुआ। तो इसका जो पहला सम्मेलन हुआ था नाम का 1961 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। ठीक। बेलग्रेड सर्बिया की कैपिटल है। ठीक है, तो याद रखना इसमें जवाहरलाल नेहरू का मुख्य योगदान था, नाम जो आंदोलन है उसमें। ठीक है, तो ये याद रखना इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था और कब इसकी स्थापना हुई, तो 1961 में ही हुई थी। लेकिन इसके लिए जो सम्मेलन हुआ था बांडुंग सम्मेलन, वो 1955 में हुआ था। ठीक, तो याद रखना इम्पोर्टेंट है। गुजरात के वड़नगर में 800 ईसा पूर्व की मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं। तो हिस्ट्री के लिए, कल्चर के लिए, ठीक है, हिस्ट्री का करंट से रिलेट करके क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। तो कहाँ पर मिले हैं? तो गुजरात के वड़नगर में 800 ईसा पूर्व मानव बस्ती के अवशेष पाए गए हैं। तो गुजरात के वड़नगर में, यानी कि प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं उनका ये गांव भी है। ठीक है, वड़नगर। तो वहीं से करीब 2800 साल पुरानी मानव बस्ती के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अगर साल को देखा जाए तो 2800 साल, और ईसा पूर्व में निकाला तो 800 ईसा पूर्व। ठीक, और 2000 साल लगभग ये अपन ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो साक्ष्य से पता चलता है कि मानव बस्ती उत्तर पूर्व पूर्व बौद्ध महाजनपदों या कुलीन तंत्र गणराज्यों के समकालीन की थी, यानी कि, ठीक है, यानी कि वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आया, उस टाइम की ये मानी जाती है। और जो बौद्ध और जैन धर्म स्टार्ट हुए उसके पहले की। ठीक है, तो वो इसमें बोल रहे हैं उत्तर वैदिक या फिर पूर्व बौद्ध महाजनपदों या कुलीन तंत्र गणराज्यों के समकालीन रही होगी। ठीक है, तो ऐसा इनका मानना है 800 ईसा पूर्व। तो शोध से पता चलता है कि गंभीर जलवायु परिवर्तन जैसे सूखा, विभिन्न राज्यों के उत्थान और पतन एक इसके प्रमुख कारण है। मतलब इसके जो पतन के कारण है उसमें जलवायु परिवर्तन और सूखा और भी अन्य कारण हो सकते हैं। ठीक, तो मध्य एशिया से बार बार होने वाले आक्रमण भी इसके पतन का कारण हो सकते हैं। मध्य एशिया से उस टाइम पे बार बार आक्रमण स्टार्ट हो चुके थे महाजनपद काल के समय। ठीक है, ईरान के शासक आना स्टार्ट हो गए थे, तो वो भी हो सकता है इसका कारण, इसके पतन का कारण। ठीक है, शहर के पतन का कारण। तो वरुणनगर एक बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक बस्ती की उत्खनन से 7 सांस्कृतिक चरणों की उपस्थिति का पता चलता है। ठीक है, अभी भी इस पर और खोज हो रही है और अभी आगे जो आएगा तो बता देंगे। ठीक, तो फिलहाल अपन को याद रखना है तो गुजरात के वड़नगर में। तो हाँ, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में 800 ईसा पूर्व की जो मानव बस्ती के अवशेष मिले हैं तो कहाँ पर मिले, तो याद रखना गुजरात के वड़नगर में। ठीक है, पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की शुरुआत की। ठीक है, तो याद रखना इंपॉर्टेंट योजना है। इस योजना में आवासीय उपभोक्ताओं के लिए छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य उसमें क्या है, आवासीय उपभोक्ताओं के लिए छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना है। इस योजना का उद्देश्य, सरकार द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसे रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम कहते हैं, जो 2014 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि 2022 तक 40 मेगावाट या वो 40,000 मेगावाट या फिर 40 गीगावाट की संचय स्थापित क्षमता हासिल करना है। लेकिन यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका 2022 तक, तो सरकार ने इसकी समय सीमा बढ़ा दी थी, 2026 तक कर दी थी। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य था रूफटॉप सोलर प्रोग्राम का, इसका उद्देश्य था कि आवासीय क्षेत्र में भारत की छत पर सौर स्थापित क्षमता का विस्तार करना, यह इसका उद्देश्य था और इसी के तहत यह योजना लाई गई है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। ठीक, इस योजना के कारण भारत की रूफटॉप सौर क्षमता मार्च 2018 तक कितनी थी? 1.8 गीगावाट, जो 2023 तक बढ़कर कितनी हो गई? 10.4 गीगावाट। ठीक है, तो ये डाटा थोड़ा याद रख सकते हैं क्योंकि करंट में डाटा पूछा जाता है। ठीक, आगे देखो, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार दिसंबर 2023 तक
भारत में जो सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता जो लगभग है वो कितनी हो गई है? 73.3 गीगावाट। ठीक है, मतलब जो नवीनीकरण ऊर्जा है यानी कि जो अच्छे ऊर्जा है उसमें भारत में जो सौर ऊर्जा का हिस्सा है यानी कि सौर ऊर्जा कितनी है, तो वो है लगभग 72 या 73 गीगावाट। ठीक, तो ये डेटा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो भारत की नवीनीकरण ऊर्जा में जो सौर ऊर्जा का जो हिस्सा है वो कितना है? 73.3 गीगावाट। ठीक, तो ये डेटा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, ठीक है, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। ठीक है, 72 पॉइंट या 73 पॉइंट, मेनली 72.2 ही है। ठीक, दिसंबर 2023 तक छत पर सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 11.8 गीगावाट हो गई है। मतलब दिसंबर के शुरुआत में मैंने बताया 10.4 थी। ठीक, लेकिन दिसंबर के लास्ट तक आते आते वो 11.8 हो गई गीगावाट। ठीक है, इसमें जो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा कहाँ पर उत्पादित होती है, तो राजस्थान में होती है सर्वाधिक सौर ऊर्जा, इसमें 18 गीगावाट। इसके बाद आता है स्थान गुजरात का 10.5 गीगावाट। ठीक है, तो जितनी लगभग 72 गीगावाट है सौर ऊर्जा उत्पादन भारत में, उसमें सबसे अधिक कहाँ पर होती है? राजस्थान में 18.7, और उसके बाद गुजरात का स्थान आता है। ठीक, तो ये डेटा अपन को याद रखनी है, ये करंट से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, छत पर सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में गुजरात 2.8 गीगावाट के साथ शीर्ष पर, मतलब छत पर जो लगाई जाती है सौर ऊर्जा उसके मामले में गुजरात का स्थान फर्स्ट पर है। ठीक है, उसके बाद फिर आता है महाराष्ट्र का स्थान। ये डेटा याद रखो या ना रखो इतना वो नहीं है। ठीक है, भारत का लक्ष्य क्या है, ये इंपोर्टेंट है, ये डेटा याद रखना कि भारत का जो लक्ष्य है 2023 तक, वो 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने का है। नवीनीकरण ऊर्जा यानी कि अच्छे ऊर्जा तक कितना पहुंचना, कि 500 गीगावाट करना है 2030 तक। इसमें पवन ऊर्जा भी आएगी। ठीक है, इसमें सोलर एनर्जी भी आएगी। ठीक, भूतापीय एनर्जी भी आएगी। तो ये है नवीनीकरण ऊर्जा। तो इसका जो टारगेट भारत सरकार का है 2030 तक 500 गीगावाट, ये डेटा याद रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो भारत का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने का। एक ये पॉइंट हो गया, ये याद रखना। ठीक है, मैं पॉइंट बताते जा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, और एक ये याद रखना कि सबसे अधिक सौर ऊर्जा कहाँ पर उत्पादित होती है। ठीक है, तो वो है राजस्थान, और उसके बाद आता है गुजरात। तो ये दोनों राज्य याद रखना। ठीक, और एक ये वाला डेटा जो नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार 2023 तक, ठीक है, भारत में जो कुल सौर ऊर्जा है, ठीक, सिर्फ सौर ऊर्जा की बात कर रहे हैं, सब पवन ऊर्जा वगैरह नहीं, सिर्फ सौर ऊर्जा। तो उसमें जो भारत की सौर ऊर्जा है वो लगभग 72.2 गीगावाट, या फिर अपन लगभग 73 ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये डेटा भी याद रखना। ठीक, एक ये पॉइंट हो गया, और एक ये वाला पॉइंट, और एक ये वाला, ये तीन तो याद रखना है। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि सूर्योदय योजना इसी से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड करके क्वेश्चन बनाए जाएंगे। ठीक, और पीछे भी अपन ने ये सब समझ लिया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, ये सब चीजें आगे देखो। आगे क्या है? एक्सरसाइज खंजर। ठीक, तो एक्सरसाइज खंजर का 11वां संस्करण यानी कि अब ये 2024 में स्टार्ट हो चुकी है। ठीक, 2023 में जो हुई थी इम्पोर्टेंट, उसमें ही मैंने इसको बताया था, एक्सरसाइज खंजर। ठीक, कहाँ पर हो रही है ये याद रखना, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, क्योंकि इंडिया में हो रही है तो इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जगह का नाम सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, ठीक है, ये स्टार्ट हुई है। तो किन दो देशों के बीच में? भारत और किर्गिस्तान। इस संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर, ठीक है, अभ्यास खंजर एक्सरसाइज हिमाचल प्रदेश के बकलो में स्टार्ट हुई है। ठीक है, यह अभ्यास 22 जनवरी से 3 फरवरी 2024 तक निर्धारित, मतलब 3 फरवरी तक चलेगा, 22 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। दोनों देशों में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक अभ्यास है। ठीक है, यह अभ्यास दोनों पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और उग्रवाद की आम चिंताओं को हल करते हुए रक्षा संबंधों को मजबूत करने की अनुमति देता है। ठीक, तो अपन को याद क्या रखना है कि एक्सरसाइज खंजर किन दो देशों के बीच में? भारत और किर्गिस्तान। और ये 2024 में जो अभी चल रही है, कहाँ पर चल रही है इंडिया में? तो हिमाचल प्रदेश में बकलो में चल रही है, उसकी जगह है बकलो। ठीक, तो ये इतना याद रखना है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या है, अपन जनवरी का जो 3rd वीक का करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो चुका है, 4th वीक भी कंप्लीट कर लेंगे, तो क्या अपना जनवरी का पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा लेट आ रहा है जनवरी का 3rd वीक का करंट अफेयर्स। ठीक है, तो अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे, 4th भी आ जाएगा, 4th भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक,
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।